कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई कविता पतंग को पढ़ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में कविता के दोनों अंक मैंने आपको पढ़ाए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जिन लोगों ने पढ़ा है। प्रायः अपने विद्यालय के बच्चों में मैंने यह देखा है कि आप लोग ऑनलाइन कक्षा का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह हम लोगों ने इस छुट्टी के समय में हमें ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो हम लोग अपनी छुट्टियों का इस प्रकार से उपयोग करके आपके लिए अपना समय दे रहे हैं। जैसे सभी लोग घरों में खाली बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, हम भी बैठ सकते हैं, सभी लोग बैठ सकते हैं, सारे शिक्षक बैठ सकते हैं। किंतु सरकार के आदेश के आने से पहले, सरकार इस बारे में सोचे उससे भी पहले हम लोगों ने सोच लिया था। और आपको इतने दिनों से हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर वीडियो में 7-8 बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं, जबकि आपको व्यक्तिगत रूप से इसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुखद है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। फिर भी जैसा कि आप अपना कर्तव्य निभाएं या ना निभाएं, हम शिक्षक हैं, हम अपना दायित्व अवश्य निभाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा कार्य कतई बर्दाश्त नहीं है जो अपने निष्ठा के विरुद्ध किया जाए। तो हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं, आप पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी, इसमें हानि लाभ जो भी आप स्वयं विचार करने के योग्य हैं, इंटरमीडिएट में आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कविता में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको अब उससे हमने क्या सीखा, इसकी बारी है। प्रायः यह कार्य तो मुझे आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, आप स्वयं से लिख सकते हैं, किंतु आपके नोट्स इसी समय बनते चल रहे हैं। क्लास में मैं यह चीज़ कभी नहीं दोहराऊंगा, इसको याद रखना। परीक्षाओं से पहले मैं पढ़ाए गए पाठों को कभी दोहराने वाला नहीं। और इसी अनुरोध के साथ और इसी चेतावनी के साथ मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि आगे से आप लोग सुधार करेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर हम आज हल करेंगे। आपके 5 या 6 प्रश्न पूछे गए हैं जो इस पाठ से संबंधित, उनकी चर्चा करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनको आवाज़ की भनभनाहट से समस्या होती है उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। आप अपने कानों में ईयरफोन का प्रयोग करें। सबसे पहले चीज तो आप एकांत में बैठ करके पढ़ें। लोग क्या करते हैं, सामने टेलीविजन चल रहा है, उसी को मोबाइल लेकर पढ़ने लग जाते हैं। ये नहीं, कोई और काम करते हुए पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई केवल पढ़ते समय ही हो सकती है। इसलिए आप एकाग्रता को पाने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगाइए। और दूसरी चीज, हाई वॉल्यूम पर नहीं बल्कि कम वॉल्यूम पर आप लोग सुनिए। आवाज को अपने मध्यम रखिए, मीडियम रखिए, तब आपको जितने स्पष्ट सुनाई पड़ेगा उतना शायद बिना ईयरफोन के या फुल साउंड में कभी नहीं आएगा। ऐसा मैंने ट्राई करके देख लिया है, तब इसको बता रहा हूँ। फिर ध्यान दीजिए, अब पहला प्रश्न है आपका, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, इसके बाद प्रकृति में परिवर्तन जो कवि ने दिखाया है उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर आपका होगा, सबसे अधिक वर्षा भाद्रपद महीने में होती है। भाद्रपद में यहाँ लिख देता हूँ। आपका जो पहला प्रश्न उत्तर है इसमें आप लिखेंगे सबसे अधिक वर्षा भाद्रपद महीने में पड़ती है या होती है। इस काल में बहुत तेज बौछारें पड़ा करती हैं, किंतु जब भाद्रपद महीना बीत जाता है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, तब शरद ऋतु आती है। इस ऋतु में तालाबों का पानी स्वच्छ हो जाता है, बगीचों में फूल खिल जाते हैं, तालाबों में कमल खिले होते हैं, किसानों की फसलें काट दी जाती हैं और घरों में आ जाती हैं, अनाज घर में लाया जाता है, मैदान साफ हो जाते हैं, आसमान में बादल नहीं रहते हैं, सुंदर धूप खिलने लगती है और तब छोटे बच्चों का बाहर घूमने का, खेलने का और पतंग उड़ाने का बहुत मन करता है। इस समय में शरद ऋतु में सुंदर हवा चलती है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ही ठंडी होती है, बहुत ही सुंदर सामान्य और सुहावना मौसम रहता है। ऐसा मौसम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मन को प्रसन्न करने वाला है और बच्चों का इसमें खेलने का बहुत मन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न
पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि ने ऐसा क्यों किया है? उसने लिखा है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। आप देखिए पॉलीथीन जो होती है वो बहुत हल्की होती है। प्रायः पतंग कागज की अपेक्षा पॉलीथीन से ही बनती है। मैंने उस दिन भी आपको एक चित्र बनाकर दिखाया था, आज फिर दिखा दे रहा हूँ। एक वर्गाकार कागज को आड़ा तिरछापट करके इस तरह से आकार देते हैं पतंग का। इसमें नीचे से एक यहाँ हम पट्टी जोड़ देते हैं जो इसकी पूंछ होती है, इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा आकार दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद दो पतली भट्टियां होती हैं लकड़ी की, जिनको ऐसे एक को धनुष के आकार में इधर टेढ़ा कर देते हैं और एक को इस तरह सीधा लगा देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग धागे को बांधकर इधर से इसको उड़ाते हैं, ठीक है। ये आपका धागा है, ये पट्टी है। कमानी माने होता धनुष, और धनुष के आकार में धनुष ऐसे टेढ़ा होता है, ठीक है। ये आपका जो लकड़ी की कमानी है ये पतंग में लगी है, ठीक है। लकड़ी की कमानी अर्थात धनुष, और ये बाकी का जो आपका पार्ट है पॉलीथीन वगैरह से बना हुआ पतंग का जो शेष भाग है, ठीक है, जो इस पतंग का शेष भाग है ये बहुत ही हल्का होता है, हल्का कागज या पॉलीथीन, ठीक है। तो इतने ही अवयव बस होते हैं पतंग में। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज इसलिए कहा क्योंकि हल्की है, तभी तो ये हवा में उतनी ऊंचाई तक जा रही है बिना प्रयास किए। तो पतंग का जो कागज होता है या जो पॉलीथीन जिससे पतंग बनी है वो बहुत हल्की होती है। इसमें जो लकड़ी की फट्टी लगी हुई होती है, लकड़ी की पतली सी एक पच्ची लगी होती है जिसको आप कह सकते हैं, या पतली सी जो लकड़ी लगी है वो धनुष के आकार में टेढ़ी करके लगाई जाती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर सबसे पतली कमानी की बात कही है। इतनी छोटी इतनी कमजोर वो धनुष के आकार में पतली सी पट्टी होती है लकड़ी की, उससे तीर नहीं चलाई जा सकती। तीर चलाने के लिए धनुष मजबूत चाहिए, उसको आप जरा सा ज्यादा झुका दीजिए टूट जाती है, और धनुष खींचने पर झुकता है। जैसे इस तरह से जब धनुष को पकड़ा जाता है और जब हम धागा खींचते हैं तो धनुष का जो आकार होता है वो झुकता है। जैसे धनुष प्रायः एक लकड़ी है ऐसे होती है, इस पर जब डोरी बनती है इसको हम जैसे जैसे इस आकार में खींचते जाएंगे ऐसे तीर रख करके, ये आपका जो धनुष है ये ऐसे झुकता हुआ चला जाएगा, ऐसे ऐसे होता हुआ, और अंत में जब आप छोड़ेंगे फिर झटके से सीधा होता है। तो ये कमानी जो है ये सबसे छोटी कमानी, सबसे पतली धनुष है दुनिया की। इससे छोटी धनुष कोई नहीं बनाता है क्योंकि उससे तीर चलाया नहीं जा सकता, ये सबसे छोटी है। और इससे हल्का कोई कागज नहीं, क्योंकि इसे इतना कम भार दिया जाता है जितना हो सके हल्के से हल्का बनाते हैं इसको, जिससे ये इसी हल्की सी लकड़ी की धनुष के सहारे ऊपर उड़कर जा सके। और ये कागज क्या करते हैं, इसको रंग बिरंगा बनाते हैं। आज के समय में मैंने देखा है कि पतंग जो है वो चिड़िया के पंखों की तरह या पूरा का पूरा चमगादड़ ही पतंग बना दिया गया है। चमगादड़ के आकार में, चिड़िया के आकार, गिद्ध के आकार में, या फिर पंखे के आकार में भी आगे वो फिरकी की तरह घूमते हुए चला जाता है। तो देखिए इसीलिए कवि ने, चूंकि ये कागज बहुत हल्का होता है, लकड़ी का जो लकड़ी की भट्टियां लगी हुई हैं ये भी हल्की हैं, धागा भी हल्का है, इसीलिए और रंग बिरंगा है, इसीलिए कवि ने दुनिया की हल्की और रंगीन चीज कहा है, सबसे पतला कागज कहा है और सबसे छोटी कमानी भी कहा है। फिर अब बिंब स्पष्ट कीजिए, तीसरा प्रश्न है आपका जो है वो बिंब स्पष्ट करना है आपको। बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का वैसे तो अर्थ है आकार, यहाँ बिंब का अर्थ होगा भावार्थ, ठीक है। बिंब में भावार्थ स्पष्ट करना है कवि ने, और भावार्थ स्पष्ट करने का तात्पर्य व्याख्या करनी है, किस तरह से कवि इसको कहना चाहता है उसको ध्यान से सुनिएगा। कहते सबसे तेज बौछारें गई भादों गया। भादों में ही सबसे तेज बौछारें पड़ती है, ज्यादा बारिश बरसात के जो 4 महीने होते हैं, आषाढ़ आधा, श्रावण पूरा, भाद्रपद पूरा, और आधा ही आपका आश्विन, शरद ऋतु के पहले का कुआर महीना जो होता है आश्विन कहते हैं। तो ये 2 से 3 महीने जो हैं इनमें सबसे ज्यादा बारिश जो है भाद्रपद में होती है, भादों में। तो भाद्रपद में बारिश समाप्त हो गई, सबसे तेज बौछारों वाला महीना भाद्रपद समाप्त हो गया, और आश्विन महीना कुआर महीना आ गया जिसमें शरद ऋतु आधे महीने के बाद में आरंभ होती है।
लाल सवेरा और शरद आया पुलों को पार करते हुए। मैंने पहले दिन जब कविता पढ़ाई थी तो बताया था खरगोश की आंखें लाल लाल होती हैं, नीली भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ की आंखें लाल होती हैं। प्रायः ज़्यादातर खरगोशों की आंख लाल होती है। लाल का मतलब बिल्कुल सुर्ख लाल भी नहीं, सुनहरे रंग की होती है। सुनहरा आप समझ सकते हैं, गोल्डन कलर जो आपका है। तो जैसे खरगोश की आंखें सुनहरी होती हैं, ऐसे ही सुबह शरद ऋतु में चूंकि आसमान साफ है, इसलिए जब सूरज निकलता है तो उसकी सुबह सुबह की धूप जो है वो भी सुनहरी होती है और पूरा आसमान धरती से आकाश तक वो सुनहरी किरणें जब शुरुआत में सुबह बिखरती हैं सूरज की किरणें, तो पूरा पानी वगैरह जहाँ भी किरण पड़ती है सुनहरा ही दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं खरगोश की आंख जैसा सवेरा होगा। फिर शरद आया, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब देखिए ये पुराने समय में जब बच्चे खेलते थे तो यही होता था, गांव में पगडंडियां पतली पतली रास्ते सड़कें होती थी और उन पर भी कोई किसी किसी के पास साइकिल होती थी। आप देखिए टायर वगैरह लेकर बच्चे वैसे नचाते रहते थे। तो करते क्या, कोई एक बच्चा घंटी को खूब बजा रहा है, साइकिल को दौड़ा रहा है, पुल को पार करता है, उसी पगडंडी पर खड़खड़ाते हुए साइकिल को ऐसे ऐसे करते हुए लेकर जाता है। घंटी बजा बजा कर अपने सभी साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, चलो खेलने चलो खेलने। तो यहाँ उसी का बिंब, उसी का रूपक प्रकट किया, उसी से समानता दी है कि जैसे वो बच्चा दूर कहीं पगडंडी से आ रहा है। अब आप कल्पना करो अपने मन में कि साइकिल चलाता हुआ एक लड़का किसी पतली सी मेड़ जैसी सड़क से आ रहा है, बहुत पतले रास्ते से, कोई बीच में पुल है, साइकिल उसकी ऐसे ऐसे हो रही है, उस पर ऊपर नीचे करते हुए, वो खटखटाते हुए और घंटी बजाते हुए चिल्लाता आ रहा है, दौड़ता कह रहा आओ आओ चलो चलो खेलने। तो वही चीज कहते हैं कि वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं। शरद ऋतु जो है सूर्य की जो किरणें हैं सुबह सुबह की चमक रही है ना, तो वही शरद ऋतु की साइकिल है। और नदियों के तालाबों के ऊपर से वो आसमान से जो धूप आ रही है वही पुल है, उसको पार करके घंटी बजाते हुए, पक्षियों की जो आवाज है, पक्षी की आवाज है, उनकी घंटी को बजाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु में आसमान साफ है और बहुत धीरे धीरे हवा चलती है, इतना मुलायम सा मौसम हो गया, इतना सुहावना मौसम है कि पतंग आसानी से उड़ाई जा सकती है। तो भावार्थ में आप लिखेंगे कि सबसे तेज बरसात का महीना भाद्रपद बीत गया है, शरद ऋतु आ जाती है। शरद ऋतु में सुबह जब सूर्य की किरणें फैलती हैं तो चारों ओर वातावरण उसी तरह से सुनहरा दिखाई देता है जैसे कि खरगोश की आंखें सुनहरी होती हैं। जिस प्रकार से गांवों में एक छोटा सा बच्चा, एक बालक, छोटा बच्चा मतलब बहुत छोटा नहीं, बालक अपनी साइकिल चलाते हुए, पगडंडियों से चलते हुए नदी के पुल को पार करता हुआ चिल्लाते हुए, घंटी बजाते हुए अपने साथियों को खेलने के लिए बुलाता है, ऐसे ही मानो शरद ऋतु भी आसमान को साफ करके सूर्य की चमकीली धूप और पक्षियों की आवाज के बहाने मानो बच्चों को बुला रही है खेलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। बरसात बीत जाने के बाद बाहर निकलने का समय आता है तो लगता है मानो शरद भी बच्चों को बाहर निकलने के लिए बुला रहा है। शरद ऋतु में बादल छंट जाते हैं, आसमान साफ और हवा इतनी बढ़िया चलती है कि आकाश भी ऐसा, आसमान स्वच्छ हो जाता है, देख कर लगता है कि इसमें पतंग बड़ी आसानी से उड़ाई जा सकती है। तो इसका भावार्थ आप लोग लिख लेंगे। ये था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका जो मैंने अभी कल ही पढ़ाया है उससे संबंधित है कि जन्म से ही वे लाते अपने साथ कपास। अब कपास के बारे में सोचें और बताएं कि बच्चों से कपास की क्या समानता है, आपका जो चौथा प्रश्न है। ठीक है, देखिए कपास, ठीक है, और जो बच्चे हैं दोनों में एक समानता क्या है, कोमलता। दोनों में एक ही समानता है, कोमलता। जिस प्रकार से कपास जो होती है जब वो छोटे छोटे उसके फल होते हैं, कपास का पौधा आप देखेंगे इतने छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो फल जब फटते हैं तो उसमें से रुई बाहर निकलती है कपास, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं, वही बीज जमीन में पड़ जाए नए पौधे उगाते हैं। तो जो रुई का काम करने वाले हैं कपास के किसान जो होते हैं बीज को बाहर निकाल देते हैं। जब रुई की धुनाई करते हैं तो बीज अपने आप नीचे गिर जाया करके अलग हो जाते हैं। रुई को बहुत साफ करके, बहुत धुल करके हल्का और भी मुलायम करते हैं, फिर उसको मशीनों से, पहले चरखे होते थे, आज मशीनें हैं, कपड़ों में बुना जाता है, धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तब जा करके
तैयारी में कपड़े बनाए बन जाते हैं, धागों से कपड़े बने, कपड़े रंगे गए, बनाए, तमाम चीज़ें डिजाइनिंग वगैरह होती है। खैर तो हम लोग कपास की बात करें, कपास बहुत मुलायम होता है, इतना कोमल कि आप जरा सा हाथ से दबाए तो मैला हो जाएगा, रगड़ देंगे तो उसका आकार बिल्कुल वैसे ही खराब हो जाएगा, उसका सफ़ेद रंग बेकार हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल कपास के जैसे कोमल, उतने ही बहुत ही अधिक कोमल। हाँ ये बात अलग है कपास जितने सफ़ेद नहीं होते, लेकिन गोरे होते हैं, सांवले होते हैं, मुलायम कोमलता की समानता है, रंग की नहीं। बच्चों में भी कोमलता और कपास में भी कोमलता है। छोटे बच्चे को भी आप जरा बल से पकड़ लीजिए, उसके हाथ लाल हो जाते हैं, कहीं जरा सी रगड़ लग जाए, छील उसका कट जाता है। तो ऐसे रुई की तरह से वो बिल्कुल कोमल हैं। यहाँ इसमें इतना ही आप लिखेंगे कि जो इन्होंने पूछा कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, इसमें कपास लिखेंगे आप, कपास भी कोमल होती है और बच्चों का शरीर भी कोमल होता है। जन्म से ही बच्चे इसी कोमलता को लेकर जन्म लेते हैं, कपास और बच्चों का यही संबंध पाया गया है। फिर आपका 5वां प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ जाते हैं। बच्चों की उड़ान का पतंग की उड़ान से क्या संबंध है? ठीक है, जो आपका 5वां प्रश्न है वो है बच्चों की उड़ान और पतंग की उड़ान में क्या संबंध है। बच्चों की उड़ान का मतलब देखिए, जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हम नीचे की चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। आप कभी बैडमिंटन खेलते होंगे, पतंग की बात छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, बैडमिंटन में हमारा ध्यान उस उड़ती हुई जो चिड़िया जो हमारा मेंटल है उस पर होता है। तो हम जब उससे खेलते हैं तो जरा सा हम नीचे चूक जाएं, हमारा ध्यान नीचे नहीं होता बल्कि उसी पर रहता है कि कब हम उसको मारे, वो आती है हम उसको मारते हैं। फिर होता क्या, अगर हम ऐसे इधर दौड़ते हैं, कभी ज्यादा अगर जो आपकी उड़ती हुई चिड़िया इधर गई तो इधर गई, उधर गई तो उधर गई, जरा सा नीचे थोड़ी सी ऊपर खाबर जमीन आ जाए, एक धागा एक रस्सी सी पड़ी हो तो हम चौंक जाते हैं, उस पर ध्यान चला जाए और हमारी चिड़िया क्या होती है, गिर जाती है। तो हम नीचे नहीं, या कभी कभी हम लड़खड़ा कर खुद गिर पड़ते हैं। तो ऐसे ही पतंग उड़ाते समय होता क्या होता है, सारा ध्यान उस पतंग पर रहता है, बिल्कुल भी नीचे की सुध नहीं रहती। मन ही मन हम उसी पतंग में लगे हैं कि जैसे वो पतंग उड़ रही है, अब मन भी साथ है, तो सारा ध्यान नहीं लगा है तो समझ लो हम भी उड़ रहे हैं। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान केवल पतंग पर होता है, न कि किसी अन्य वस्तु पर। वे नीचे जमीन की ओर या स्वयं अपने पैरों पर भी ध्यान नहीं देते, केवल पतंग पर देखते, उड़ती हुई पतंग को देखते रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मानो वे भी उसी पतंग के साथ साथ उड़ते चले जा रहे हैं। ये आपका 5वां उत्तर होगा। 6वां जो आपका है, इसमें कविता की 2-2 पंक्तियां दी गई हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न किए गए हैं आपके। 6वें में 2 पंक्तियां हैं, का और ख। इसके बाद इसमें से 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 6वें का, जो आपका का है, पहला प्रश्न इसका जो है का और खा का हम जो पढ़ लें। का में आपके दिया गया है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। छतों को नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और खा है अगर वे कभी गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे कभी गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। कल इस कविता को पढ़ते हुए मैंने बताया था कि प्रायः कभी कभार छत के किनारे पर बच्चे पहुंच जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी गिरते गिरते बच जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, थोड़ी बहुत चोट आती है। लेकिन अगर गिरने के बाद वो सुरक्षित रह गए तो और ज़्यादा निडर हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत कि अब तो गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगनी नहीं है, निडर होकर के वो खेलते हैं। तो यही चीज़ है, छतों को नरम बनाते हुए। मैंने बताया था कि जब पतंग पर आपका ध्यान है, जमीन की आपको सुध ही नहीं तो छत क्या नरम क्या कठोर उस पर कोई ध्यान नहीं। और जब छोटे बच्चे बराबर खेलते हुए दौड़ रहे हैं तो उनके पैरों की जो थाप होती है, जो चलने की आवाज़ होती है, वो किसी नगाड़े के ढोल की आवाज़ की तरह से या तबले की आवाज़ जैसे, मृदंग जैसी होती है। ठीक है, धप धप करते हुए वो दौड़ते जाते हैं, उनकी आवाज़ उसी से दिशाएं गुंजायमान है। आप देखिए जब बहुत से लोग दौड़ते हैं तो खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ होती है पैरों की। ऐसे जब बच्चे दौड़ रहे होते हैं तो वो ढोलक की आवाज़ की तरह एकदम से सुनाई पड़ता है। तो हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं, जो 6वें का पहला है आपका, कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। मृदंग की तरह कैसे बजता है, मतलब जब बच्चों के
पैरों की आहट होती है, ठीक है, पैरों की जो इनकी आवाज है वो इतनी मधुर लगती है। एक साथ जब बच्चे खेलते हैं तो जो घर के बड़े लोग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी, वो खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा खेल रहा है, हमारा भाई खेल रहा है, हमारी बहन खेल रही है, या हमारे नाती पोते, ऐसा सोचते हैं घर वाले। तो वही उनकी जो आवाज़ है, जैसे ढोल की बाजे की आवाज़ मधुर लगती है, ऐसे बच्चे का हंसना खेलना, किलकारी मारना और दौड़ना भी बड़ों को अच्छा लगता है। तो पैरों की आवाज़ जो है इसी को मृदंग की आवाज़ कहा गया है। आप लोग लिख लेंगे, पैरों की आवाज़ को भी मृदंग की ध्वनि माना गया है, ठीक है। फिर जो आपका छठवें का दूसरा है, ठीक है, इस पर ध्यान दें। छठे का दूसरा प्रश्न आता है कि जब पतंग सामने हो तो छत पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कभी नरम लगती है, छत कभी आपको कठोर लगती है? अब आप सोचिए खुद से, मैंने 2 दिन पूछा, आज भी पूछ रहा हूँ, जिन्होंने पतंग उड़ाई है, जमीन पर चलते हैं तो क्या आपको जमीन कठोर लगी? क्या ऐसा मन किया कि जमीन कड़ी है, पतंग ही ना उड़ाएं, उतार के ले जाएं? या फिर छत पर है तो क्या ऐसा लगा कि ये छत बहुत कठोर हो रही है, टाइट है, इस पर हम नहीं खड़े होंगे, हम चले जाएं? नहीं। जब हम पतंग उड़ाते हैं, आप दूसरे में लिखेंगे कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तब हमारा सारा ध्यान पतंग की ओर होता है, हमारा पूरा ध्यान कहाँ होता है? पतंग पर। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान पतंग पर होता है। हमें धरती की या छत की, जहाँ हम खड़े हैं धरती पर या छत पर जहाँ हम खड़े हैं, उसकी कोई याद ही नहीं होती, उसकी ओर ध्यान ही नहीं आता। इसलिए हमको यह पता ही नहीं चल पाता कि जमीन या छत कड़ा है या मुलायम है, नरम है, और हमारा ध्यान केवल पतंग पर रहता है। ये लिख लेंगे। इसके बाद इसका तीसरा और आपके पाठ का जो अंतिम प्रश्न है, छठवें का तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या आपका कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद जब आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा पाते हैं? वही जैसे अभी कहा कि जब वो छत के किनारों, खतरनाक किनारे से बच्चे गिर जाएं तो निडर हो जाते हैं, ठीक है। तो और निडर होकर, और सूरज निकलते, सुनहले सूरज के सामने, मतलब दिन निकलते सुबह सुबह ही खेलने दौड़ पड़ते हैं कि कुछ नहीं होना है, एक बार चोट लगेगी तो हो गई। तो ऐसे जब आप किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, और जब उसमें सफल हो जाएं, उसको पार कर लें, तो बाकी दूसरी कठिनाई जब सामने आती है तब आप कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है? जब हम किसी एक परिस्थिति का सामना कर लेते हैं तो दूसरी परिस्थिति के आने से पहले हम निडर होते हैं। आप लिख लेंगे, एक परिस्थिति से निकलने के बाद हम पहले से अधिक निडर हो जाते हैं, दूसरी परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, किसी भी खतरे से हम कभी डरते नहीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे यदि खेलते खेलते 1-2 बार चोट लग जाती है और वो ठीक हो जाते हैं तो दोबारा वो चोट से फिर नहीं डरते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लेंगे। इस तरह से इन प्रश्नों के साथ ही आपका यह पाठ समाप्त हो गया। कल हम लोग कुंवर नारायण को, आपका जो तीसरा पाठ है काव्यखंड का, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इन दोनों पाठों को लिखिएगा, कॉपी में याद कीजिएगा, और जहाँ भी जो भी समस्या होगी हमसे पूछिए।